तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं जो संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा जो आयोजित वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है ग्रुप ए का, तो उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि ये परीक्षा आयोजित हुई थी 17 फरवरी 2019 को। तो ये जो प्रश्न पत्र है इसका आइए हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो सुमेलिखित कीजिए। एक साइड तो आपके लोक देवता दे रखे, दूसरी तरफ है उनके मुख्य तीर्थ स्थल। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। मतलब कि जो तल्लीनाथ जी है वो संबंधित है पांचोटा गांव जालोर से। तेजा जी परबतसर नागौर से संबंधित है, आप सभी को पता ही होगा। और ये जो देवनारायण जी हैं ये है आसिंद भीलवाड़ा से संबंधित। इनका जो तीर्थ स्थल है बाबू जी का है कोलू गांव फलोदी। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, संत पीपा के गुरु थे। आप सभी को पता ही होगा कि संत पीपा के गुरु का नाम था रामानंद। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आदिवासियों का कुंभ। यह बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो ऑप्शन में दे रखा है ये पुष्कर मेला, इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। अजमेर में स्थित है पुष्कर। तो अजमेर के पास पुष्कर का मेला लगता है। पुष्कर में ही ये ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, ऊँटों के लिए। और ये कब बढ़ता है मेला? ये आपके कार्तिक माह में मेला बढ़ता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा ये जो मेला है बाणगंगा का मेला, ये इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जयपुर में लगता है, जयपुर में बाणगंगा का मेला। और ये वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इनके बारे में आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। बुद्धि विलास जो ग्रंथ है उसके लेखक हैं बखत राम शाह। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बुद्धि बे से बे ये आप इस प्रकार से याद रख सकते हो ट्रिक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18, 1948 को किसने उद्घाटन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू ने इसका संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महामाया माता। महामाया माता को ही शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1936 में मगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि मगाराम वैद्य ने ही बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1926 में। यहाँ पर स्थान पूछा इसने, तो वो स्थान होगा कलकत्ता। अब देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गई बीकानेर प्रजामंडल की, लेकिन इस प्रकार के क्या क्वेश्चन आ जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो एक बार आप नज़र डाल लेते हैं बाकी सब पर भी। जैसे कि जैसलमेर प्रजामंडल है, जैसलमेर, तो जैसलमेर के जे से याद रखिएगा। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में हुई थी। अच्छा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बीकानेर का यहाँ पर आ ही गया, कलकत्ता, ये हो गया। इसके बाद सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी मुंबई में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? मुंबई में हुई थी। इसके अलावा जो भरतपुर प्रजामंडल है, भरतपुर की हुई थी रेवाड़ी में। तो ये सब याद रखने लायक पॉइंट है, आप याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार है। तो पहले पूछा है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण आपको पता है 826 होता है। फिर पूछा है पूर्व से पश्चिम, वो होता है 869 किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। तो आपको पता है कि लूनी जवाई जो बेसिन है उसको क्या कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। कोपेन का वर्गीकरण, ये लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। कोपेन का वर्गीकरण पूछा जाता है हर बार ही। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। मतलब कि कोपेन के अनुसार, कोपेनहेगन के जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, BWHW प्रकार की आपको जलवायु मिलती है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, एक किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक कौन थे, सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, वृंदावन में हुई थी उनकी मृत्यु। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट भी हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आती है, जिनमें भी ये ज्योग्राफी वगैरह का पोर्शन होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 55.64%। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये 2 सूचियाँ दी गई है, तो ये पूछ रहा है कि इनमें सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखी है आपको फसलें, गेहूँ, जो बाजरा और मक्का। दूसरी तरफ दे रखी है उच्च उपज किस्म, मतलब कि जैसे कि गेहूं में कौन सी किस्म है जो कि उच्च उपज की है। तो इस प्रकार से इनको आपस में सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि गेहूं में ये राज 3077 हो जाएगा, बी में ये RD 2035 हो जाएगा, और सी में हो जाएगा आपके बाजरा की सेकंड RHB 30 और मक्का की माहीकंज। तो ये सभी क्या हैं, उच्च उपज वाली किस्में हैं इन सभी की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों। राजस्थान में पुंगल नस्ल है। तो पुंगल आप सबको पता होगी, भेड़ की नस्ल है। तो अब आप इसके साथ आपको पता ही होगा कि भेड़ की जो राजस्थान में अन्य नस्लें, उनके नाम भी आप याद रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नाली नस्ल होती है भेड़ की राजस्थान में, सेकंड मगरा, उसके बाद ये पुंगल तो आई गई, उसके बाद चोखला भी भेड़ की नस्ल होती है, और जैसलमेरी भेड़ होती है, जैसलमेरी, और उसके बाद मारवाड़ी। तो ये सभी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सोनाड़ी भी होती है, देसी नस्ल भी होती है, एक मालपुरी भी होती है, बागड़ी भी होती है। ये सभी राजस्थान में भेड़ की जो प्रमुख नस्लें हैं ये सभी है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है। यहाँ पर पूछा है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, पार्वती। बाकी आपको पता ही होगा, मानसी, कोठारी और मोरेल तो बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो पार्वती है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है। यहाँ पर पूछा है सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। बच्चों का लिंगानुपात राजस्थान में 888, और भी महिला साक्षरता की प्रतिशत ये होगा 52.1%। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ पर एक तरफ दे रखे हैं पर्यटन केंद्र, दूसरी तरफ दे रखे हैं जिले। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो थर्ड ऑप्शन होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता ही है 1975 में 1975 को राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये है निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे वृहत मध्य महासागरीय कटक स्थित है? तो 19 में हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अटलांटिक महासागर में सबसे वृहत मध्य महासागरीय कटक स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा केटोवाइस में। ये जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 का आयोजन हुआ था। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती है? तो इसमें थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य चलती है आपकी गरजते चालीसा। ये ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में थर्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है, यूरोप का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका से कम है, और थर्ड है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। अब दे रखा है सही उत्तर का चयन उपरोक्त कथनों के आधार पर कीजिए। ये तीनों जो स्टेटमेंट है ए बी सी, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही है वो आपको चुनना है। तो इसमें से जो बी और सी स्टेटमेंट हैं वो तो सही हैं और ए आपका गलत स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी व सी आपके बिल्कुल सही आंसर है, सही स्टेटमेंट है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर यह है कि संयुक्त नहीं है। तो आपको पता होगा कि मेघालय की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है, तो नागालैंड की नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अलावा एक मिज़ोरम की भी लगती है, असम की भी लगती है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे मिज़ोरम और असम। अच्छा, कितनी लगती है ये ध्यान रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 4096 किलोमीटर शायद इतनी सीमा लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, भागीरथी अलकनंदा से कब मिलती है? कब मिलती है अच्छा यहाँ पर ये दे रखा है कि भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, मतलब कि किस स्थान पर मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी अलकनंदा से। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, जुलाई में अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में फोर्थ आपका राइट आंसर है 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास यह आपका उष्ण कटिबंधीय अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां देखी गई है? तो इसमें देखिए दोस्तों, ये ए कृषि का व्यापारीकरण और बी कृषि क्रियाओं में विविधता, ये दोनों करेक्ट आंसर है। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 26 में बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम मतलब कि घटते हुए क्रम है। पहले एक आएगा, फिर उससे कम जनसंख्या वाला, फिर उससे कम जनसंख्या वाला, फिर उससे और बाद में उससे। तो ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, ये इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया की, फिर अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका। तो इस प्रकार से 27 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? मतलब कि ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची के तहत, वो अनुसूची पूछी है जिसमें कि राज्य में राज्यपाल है वो मंत्रियों को
पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में इस प्रकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है, इस पर गौर करना है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला है राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। सेकंड है राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। और स्टेटमेंट नंबर 4 है राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है। तो 29 में हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है जो कि सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ये फर्स्ट ही, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। ये है राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट होने लायक। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, यहाँ पर मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो इसमें होगा आपके 15%। तो ये जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसमें जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या होगी वो विधानसभा के सदस्यों की 15% संख्या से अधिक नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 में 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं? तो 31 में आपका आंसर होगा थर्ड। सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग, ये नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं भारत के विभाजन से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यही स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों को सावधानी से पढ़िए। मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी के बारे में पूछा गया, और ये मुख्य सचिव के बारे में लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आजकल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका, वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। तो 33 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है तथा वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। ये दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 तक कितनी थी? तो राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या पूछिए तो वो हो जाएगी आपके 295, 295। 2018 तक ये आपके पंचायत समितियों की कुल संख्या थी राजस्थान में। ठीक है विद्यार्थियों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम सभा की गण पूर्ति कितनी है? अब सेकंड ग्रेड में ये ग्राम सभा से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। एक बार पहले भी जो पेपर अपलोड किया था उसमें आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आया था कि ग्राम सभा का सदस्य कौन कौन लोग होते हैं। तो अब आ गया ग्राम सभा, तो उसका आंसर था ग्राम सभा के सदस्य होते हैं जिनके मतदाता सूची में जो नामांकित होते हैं वो सभी ग्रामीण उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में होता है। तो अब पूछा है ग्राम सभा की गण पूर्ति कितनी है? तो ये 35 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि कुल सदस्य का 10वां भाग। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 36।
राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो वो करते हैं विकास अधिकारी को। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक बार फिर राज्य मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा मैं राज्य मानवाधिकार आयोग पर। ठीक है साथियों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। मतलब कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं उन्हीं में से राज्यपाल किसी एक सदस्य को उसका अध्यक्ष बना देता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 38 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, एकदम राइट है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, बार बार पूछे जाते हैं। और न्यायिक पुनर्वलोकन ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये भी सही है। लेकिन अर्ध संघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड से नहीं लिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि सही सम्मिलित नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। आपको पता ही होगा, प्रांतों में द्वैत शासन इस अधिनियम की विशेषता नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इसका जो 4th ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई थे उस समय प्रधानमंत्री। और आपको पता ही होगा कि 44वें संविधान संशोधन, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1978 में क्या किया गया था दोस्तों? अनुच्छेद यहाँ पे लिख देता हूँ 300 के तहत आपका ये जो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस रिपीट होने लायक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ये जो है हम भारत के लोग, ये संविधान की किस विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये है आपके संप्रभु राज्य। हम भारत के लोग दर्शाता है कि जो भारत के सभी लोग हैं वो समान हैं। तो संविधान के लिए सभी समान हैं, तो इस चीज़ को दर्शाता है हम भारत के लोग। तो संप्रभु राज्य को इंगित करता है विशेषता को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? अभी हमने देखा था क्वेश्चन ऊपर राज्य मानवाधिकार आयोग का, और ये वापस आ गया क्वेश्चन नंबर 42। तो ये अधिसूचना जारी हुई थी, आपको पता होना चाहिए, 18 जनवरी 1999 में, और ये कार्य करना शुरू किया इसने सन 2000 से। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा 43 में ये ऑप्शन नंबर 4th, ये सम्मिलित नहीं है आपके। बाकी देखो, गुजरात का गठन 1960 में हुआ था, हरियाणा का हुआ था 1966 में, झारखंड का 2000 में। ये ऑप्शन नंबर 4th ये सम्मिलित नहीं है आपके। बाकी देखो, गुजरात का गठन 1960 में हुआ था, हरियाणा का हुआ था 1966 में, झारखंड का 2000 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं? संस्थापक सदस्यों में से एक पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटू भाई वसावा।
छोटूभाई वसावा संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। अच्छा, भारतीय ट्राइबल पार्टी के बारे में कुछ ध्यान होना चाहिए आपको कि ये गुजरात की एक क्षेत्रीय पार्टी है, गुजरात की क्षेत्रीय पार्टी। और इसके बारे में क्या ध्यान रखोगे कि इनके जो मुख्य जो संस्थापक हैं वो है महेश वसावा, महेश भाई वसावा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, और जो कि 2017 को अस्तित्व में आई थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो अनुच्छेद 51 के जे भाग में इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। निम्नांकित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओपेक जो संस्था है इसका भारत सदस्य नहीं है। बाकी देखो बिम्स्टेक का है, G4 का है और ब्रिक्स का निश्चित रूप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 47 देख लेते हैं। निम्नांकित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KR नारायण। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 48। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के भाग 1 के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे नियुक्त, मनोनीत, चयनित या निर्वाचित? तो देखिए यहाँ पर क्या होंगे, प्रधानमंत्री होंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, और बाकी जो देश भर से जो सांसद होंगे वो निर्वाचित होकर आएंगे, और उनमें जो बहुमत दल का नेता होगा उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर 2 सूचियाँ दे रखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये चंपारण सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह। तो इसमें 49 में जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा आपका। सेकंड मतलब कि आपका ए में सेकंड आएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में आपको पता ही होगा। फिर ये रोलेट सत्याग्रह है, ये आपको पता होगा 1919 का है। फिर आपका ये है खेड़ा सत्याग्रह, इसमें ये 1918 का है। बारदौली सत्याग्रह 1928 का है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी? तो यहाँ पर ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी? तो वो है 111 बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि 119वां संविधान संशोधन हुआ था। यहाँ पे संविधान संशोधन हुआ था 2013 में। तो भारत ने सौंपी थी, भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी? तो 111। तथा साथ में ये भी ध्यान रखना है कि बांग्लादेश ने भारत को कितनी सौंपी? तो वो सौंपी 51। तो इसका भी आपको साथ में ध्यान में रखना है कि भारत ने बांग्लादेश को सौंपी थी 111 बस्तियां और बांग्लादेश ने वापस भारत को सौंपी थी 51 बस्तियां। 119वां ये संविधान संशोधन हुआ था 2013 में। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? तो 51 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि 3 राज्यों में उसको 2% मत प्राप्त होना अनिवार्य है उस राजनीतिक दल को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बस राजने का प्रारंभ किया था? तो भारत के किस प्रधानमंत्री के बारे में पूछा है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बस राजने का प्रारंभ किया गया था पाकिस्तान के साथ। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत में केवल 2 राज्य अपने कुल फसलीकृत क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 50% से अधिक रखते हैं। ये 2 राज्य कौन से होंगे? तो ये होंगे आपके पंजाब और उत्तर प्रदेश। 53 में ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो, कुल फसलीकृत क्षेत्र मतलब कि जो बोया जाने वाला क्षेत्र है पूरे राज्य में, और उसका शुद्ध सिंचित क्षेत्र मतलब कि जिसकी सिंचाई की जाती है कुओं द्वारा, बोरवेल द्वारा, ये सब, और बाकी का क्षेत्र जो होता है वो बरसात द्वारा सिंचित होता है। तो इस मामले में सिंचित क्षेत्र का 50% से अधिक रखते हैं वो, मतलब कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र में जो कुल क्षेत्र में जो फसलें बोई जाती है उसका 50% से अधिक है वो सिंचित क्षेत्र है, अलग अलग स्रोतों से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक गण में सम्मिलित होते हैं। ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और 54 का आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कारोबार में सुगमता की रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का क्रम था। कारोबार में सुगमता की रिपोर्ट 2018, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 190 देशों में से भारत का कितना स्थान था? 100वां स्थान था कारोबार में सुगमता की रिपोर्ट में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, दोहरी गणना की समस्या के कारण राष्ट्रीय आय, दोहरी गणना के कारण राष्ट्रीय आय, यहाँ पर इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा अधिक अनुमानित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भारत में औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण मानक है। निम्न में से कौन सा संगठन इसे प्रकाशित करता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 में सेकंड, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है वो इसका प्रकाशन करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 58 में ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है, मतलब कि यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ये सत्य कथन नहीं है। यह अधिनियम 40% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है, ये कथन सत्य नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट के पास जिस विभाग का कार्यभार नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का जो कार्यभार है वो सचिन पायलट साहब के पास नहीं है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवनियुक्त मिशन निर्देशक वो कौन है? समित शर्मा है, आप सभी को पता होगा, और ये काफ़ी पॉपुलर IAS ऑफिसर भी हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रहना है। क्वेश्चन नंबर 61 में, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 की तिथियाँ हैं, मतलब कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 में किस किस तारीख को ये आयोजित हुआ था? तो 61 में फर्स्ट हो गए 24 और 28 जनवरी को ये फेस्टिवल जयपुर में हुआ था। आगे चलते हैं। 62, राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरजा पक्षी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, तो उस स्थान का नाम आपको बताना है। तो 62 में होगा आपको ऑप्शन नंबर सेकंड, खींचन में यहाँ पर हर साल क्या आते हैं? कुरजा पक्षी आते हैं, डेमोसिल क्रेन जिन्हें हम बोलते हैं। आगे चलते हैं। 63 में, दिसंबर 2018 में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए थे, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 63 में नंबर 1 होगा कपिल गर्ग, उस समय राजस्थान के पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए थे। 64 है, राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर। तो सीटों का अंतर कितना था? 26 था 2018 में। ये विधानसभा चुनाव की बात है राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी महिला भारतीय वायुसेना में 7वीं महिला युद्धक विमान पायलट बनी? तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। प्रिया शर्मा बनी थी, फाइटर प्लेन की जो पायलट है। राजस्थान के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री, मतलब कि उस समय के तत्कालीन नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री की बात हो रही है, तो वो होंगे आपके रघु शर्मा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। 15वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया था? तो ये पूछ रहे हैं किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु होने के कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया गया था। 68 में किसने लीप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की? तो ये साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वुंट ने की थी लीप्जिंग में। ठीक है, तो 1878 में, शायद 1878 या 76 शायद ऐसा ही कुछ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, विलियम वुंट ने। तो क्वेश्चन नंबर 68 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, आगे साइकोलॉजी के ही क्वेश्चन है। किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? तो ये आप सबको पता ही होगी, पॉपुलर है। B.F. स्किनर की है ये परिभाषा। B.F. स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 है। राजस्थान के किस वर्तमान विधायक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में स्वर्ण पदक जीता था? तो 70 में हो जाएगा 3, कृष्णा पूनिया ने 2010 में स्वर्ण पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं थे? तो देखिए दोस्तों, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा टिचनर, क्योंकि ये इनका संबंध किससे था? संरचनावाद से था। अब इनका संबंध संरचनावाद से था, तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिज्म यानी स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें आएगा शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 1। 72 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शैशवावस्था में नार्सिज्म कुछ अलग ही लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 73 है। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा था? तो स्टैनले हॉल का ये कथन है। 73 में हो जाएगा 3, स्टैनले हॉल। और ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आता है। तनाव एवं तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 74। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत हो जाता है? तो 74 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार है वो शरीर के कुल भार का 45% तक हो जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? 75 में 4 क्वेश्चन होगा, संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव यह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, बाकी ये सभी विशेषताएं हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, बालकों में बुद्धि को मापने का पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एल्फ्रेड बिने ने दिया था सबसे पहला बालकों की बुद्धि नापने का बुद्धि परीक्षण। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफ्रेड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का नहीं है? तो देखिए दोस्तों, आकृतिक, संज्ञान, सांकेतिक और शाब्दिक। तो इसमें से क्या हो जाएगा?
77 में ऑप्शन नंबर सेकंड संज्ञान इसका राइट आंसर है, जो कि इसमें संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का नहीं है, तो संज्ञान नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर संरचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? तो क्रेचमर का पूछा गया है इसने, तो 78 में हो जाएगा आपका थर्ड दुर्बल। व्यक्तित्व के शरीर संरचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है, तो दुर्बल है इसका एक प्रकार, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में यह है, बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंगबोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? बेलक ने जो व्यक्तित्व मापन था, पर्सनालिटी टेस्ट, उसमें जो उसने आयु वर्ग क्या रखा था ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें थर्ड होगा। उसने आयु वर्ग रखा था 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? तो अधिगम की सही विशेषता नहीं है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, तो ये विशेषता नहीं है। बाकी देखो सभी सही है। अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अधिगम सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है, सही है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है, ये भी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल उल्लेखित करता है? तो मूल प्रवृत्ति के जो संवेग है उसके अनुरूप कौन सा ये जो जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 81 में होगा फर्स्ट आंसर, युयुत्सा और ये बे, ये एक सम्मिलित जोड़ा नहीं है, मतलब कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई? मतलब कि सीखने की प्रक्रिया और सूझ की दृष्टि से जो गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है वो आपको ऑप्शन चूज करना है। तो 82 में हो जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, लर्निंग प्रोसेस इज मैकेनिकल। तो ये गेस्टाल्टवाद के अनुसार ये गलत है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखते हैं 83, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। ये उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का है? देखिए दोस्तों, जहाँ पर साइकोलॉजी का पोर्शन होता है और लर्निंग होती है उसमें, तो उसमें एक अधिगम स्थानांतरण से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस प्रकार का जो अधिगम स्थानांतरण होगा वो होगा आपके ऋणात्मक स्थानांतरण, क्योंकि पहले कोई चीज़ सीख लेता है एक विद्यार्थी और उसके बाद जो सीखी जाती है, यदि पहले सीखी गई चीज़ दूसरी जो बाद में सीखी गई चीज़ में अगर ये सहायक नहीं है या उसको गलत सिखाने में सहायक है, तो उसे बोलते हैं हम ऋणात्मक स्थानांतरण। तो क्वेश्चन नंबर 83 में ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 देख लेते हैं, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वे घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी और बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? 84 में फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा विस्थापन, मतलब कि वो जो एक कर्मचारी ऑफिस में अपने बॉस पर तो गुस्सा कर नहीं सकता क्योंकि वो उसे नौकरी से निकाल सकता है या और भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो घर आने के बाद अपने पत्नी और बच्चों को वो पीटता है या उन पर गुस्सा करता है। तो वो क्या करता है कि उस बॉस का गुस्सा है वो बच्चों पर विस्थापित कर देता है, तो इसीलिए ये रक्षा युक्ति ये क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। आगे चलते हैं 85 पर, निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है? 85 में हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन डालना, ये आपके इस क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है।
86 है, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है? तो देखिए दोस्तों, 86 में होगा आपके सेकंड करेक्ट आंसर। ये 35 से 40 और 50 से 55 ये बुद्धि परीक्षण है आपके सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है, ये स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि परीक्षण के अनुसार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? अच्छा, जन्मजात कौन सा है? भूख जन्मजात है, प्यास भी लगेगी, उसको निद्रा भी आएगी, लेकिन ये जो आकांक्षा है ये इसका जन्मजात नहीं है। 87 में निश्चित रूप से क्या होगा? थर्ड। सामान्य सा क्वेश्चन है ये तो। 88 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवर्ती की विशेषता नहीं है? अभिवर्ती की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये जो पहली है अभिवर्ती जन्मजात, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए, अभिवर्ती स्थायी नहीं होती, ये परिवर्तनीय होती है, बिल्कुल सही है। अभिवर्ती हमारे व्यवहारों और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। अभिवर्ती का मतलब एटीट्यूड से हमारे व्यवहार में जो तत्व हैं उनमें से। अभिवर्ती हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है, ये भी सही है, लेकिन जन्मजात होती है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। आहार के उत्खनन से प्राप्त कौन सी वस्तु बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो देखिए दोस्तों, 89 में हो जाएगा आपका थर्ड, ये लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली है, ये आपको इनके बाह्य संपर्कों का ये संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 90 है। 7 अग्नि देविकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई थी। 7 अग्नि देविकाओं की पंक्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी? तो 90 में हो जाएगा 4, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई थी 7 अग्नि देविकाओं की पंक्ति। आगे देखिए, किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए थे? तो चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए थे आपके 91 में होगा फर्स्ट ऑप्शन, बैराट से। बैराट से आपको चित्रित शैलाश्रय प्राप्त होते हैं। 92 देख लेते हैं। रणथंबोर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, महमूद शाह थे। 92 में होंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, महमूद शाह। और आपको पता होना चाहिए उसके बाद अलाउद्दीन ने हमीरदेव से युद्ध किया था यहाँ पर, तो फिर हमीरदेव भी मारा गया था, महमूद शाह भी मारे गए थे ये। और अलाउद्दीन ने महमूद शाह से पूछा था कि अगर तुम्हें जीवित रख दिया जाए तो तुम्हारी 2 इच्छाएं क्या होगी? तो पहले तो उसने बताया कि हमीरदेव के जो पुत्र हैं उनको से समान गद्दी पर बिठाना, और सेकंड अलाउद्दीन की मौत। तो ऐसा कुछ प्रसंग सुनने को मिलता है। 93 में नाटक ललित विग्रह राज की रचना किसने की? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नाटक ललित विग्रह राज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 93 का, वो होगा 3, सोमेंद्र द्वारा ललित विग्रह राज नाटक की रचना की गई थी। ठीक है साथियों। 94 है। जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक था कानड़ देव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 95 में किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी? तो ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी आपके सबसे ज़्यादा गणेश्वर से। तो गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो 96 में होगा आपके ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब कि देवपाल। क्वेश्चन नंबर 97 है। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था 1585 में। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो 98 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने इसका उद्घाटन किया था।
क्वेश्चन नंबर 99 है, विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विजय सिंह पथिक द्वारा संबंधित यहाँ पर कौन कौन से जो कथन है इन पर देखना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा स्थापित की, इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा 4 ABCD, मतलब कि ये सभी विजय सिंह पथिक के संदर्भ में सभी राइट हैं। ठीक है दोस्तों, और इस प्रश्न पत्र का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? तो किस चौहान शासक द्वारा? तो वो था विग्रहराज चतुर्थ, इसके द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जाना, और इसी प्रकार के और अधिक वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।